वेलकम वेलकम वेलकम। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने शो डैन एंड इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड नंबर 3 में। तीसरा दिन, नया सिचुएशन, नया दिन, और आज हम फिर हाजिर हैं नया सिचुएशन के साथ, नए वर्ड के साथ। अब मुझे आशा है कि जो पहला 2 एपिसोड जो आप देखे होंगे आपको अच्छा लगा होगा, आपको फ़ायदा करता होगा, आप इसमें यूज करते होंगे और इसी तरह आप इसको फॉलो कीजिए। सर्टेनली गारंटी आपको ऐसे ही 10 मिनट 15 मिनट यहाँ बिताने पर आपको बहुत सारे वर्ड आपको समझ में आते रहेगा। इसका लिंक जो है मैं टेलीग्राम पे भी, आप जो पीडीएफ में जो इंटरेस्टेड हो, मैं टेलीग्राम का भी लिंक यहाँ देता हूँ। यूट्यूब पे भी, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको फॉलो कीजिए और उसको डेली प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लाइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड नंबर 3। नया सिचुएशन बिल्कुल नया वर्ड के साथ। अभी देखिए सिचुएशन ये है कि फ्रॉम द आउटसेट unambiguously Rishi Sunak was waiting in the wings for throwing his hats in the rings for prime ministership, but his candidature was hamstrung and jettisoned on and off by his party itself or being person of color. But opportunity arose only in the wake of calamitous failure of Liz Truss government. ये जो सिचुएशन है कुछ दिन पहले ही ये ब्रिटिश में घटा है, उसी के आधार पर ये सिचुएशन लिया गया है, क्रिएट किया गया है। और आप भी जानते होंगे, वाकिफ होंगे इस सिचुएशन से। तो इसमें बहुत सारा इसमें वर्ड यूज किया गया है। अभी सिचुएशन उतना आपको पता नहीं चला होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए अपने वर्ड पे। पहला वर्ड है फ्रॉम द आउटसेट। दिस इज अ फ्रेज फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब शुरुआत से। फ्रॉम द आउटसेट मीन्स शुरुआत से, ये फ्रेज है। अभी तक हम लोग बोलते आए हैं कि फ्रॉम द बिगनिंग, लेकिन मेरे दोस्त आज से आप यूज करना शुरू कीजिए फ्रॉम द आउटसेट, क्योंकि मैं बहुत बार बोला हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ कि हम यूज करेंगे, स्टैंडर्ड वर्ड यूज करेंगे, वो भी बोलचाल भाषा में उसको लाएंगे, तब उसके आधार पे अपना जो लैंग्वेज है वो स्टैंडर्ड होगा। खासकर ये वर्ड फ्रॉम द आउटसेट जब आप यूज करेंगे सेंटेंस में, तो ये वर्ड अपने आप में आपको बहुत अच्छा वर्ड है। और सो कॉल बड़े लोग, सो कॉल जो अच्छा वक्ता है वो यूज करता है। तो प्लीज़ मैं भी आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आज से फ्रॉम द बिगनिंग की जगह पे आप फ्रॉम द आउटसेट का प्रायोरिटी दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पहला एग्जाम्पल है फ्रॉम द आउटसेट वी हैव प्लान टू कंडक्ट दिस शोज। ये जो शो अभी हम लोग चालू किए हैं, तो बहुत पहले से ही हम लोग इसके बारे में प्लान कर चुके थे। तो यही को मैं यदि इसको बताना चाहा तो फ्रॉम द आउटसेट वी हैव प्लान टू कंडक्ट दिस शोज। I told him from the outset I am not interested in traveling. I told him from the outset I am not interested in traveling. मतलब मुझसे पहले मैं उससे कहा कि बस शुरुआत से मैं कह रहा हूँ कि मुझे ट्रैवलिंग या कहीं जाना आना मुझे पसंद नहीं है, मैं उसमें रुचि नहीं रखता हूँ। That is, I told him from the outset I am not interested in traveling. थर्ड एग्जाम्पल देखिए, from the outset we are teaching English means हम लोग जैसे डैन इंग्लिश जो हम लोग जो पढ़ाते हैं, बहुत पहले से ही मैं पढ़ा रहा हूँ अंग्रेजी। और अंग्रेजी में अब गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि डैन इंग्लिश का पढ़ाने का तरीका, तौर तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। खासकर जब यहाँ पे ऑफलाइन आप देखेंगे तो जो गांव कस्बे से है वो भी धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलता है। जो जब शुरुआत में आता है तो उसको ये नहीं पता कि वॉवेल क्या होता है। जब वो क्लास जब उसका ख़त्म होने पे आता है, धाराप्रवाह अंग्रेजी बोल के जाता है। लिखता है तो दम बिल्कुल फारू इंग्लिश लिखता है, बहुत अच्छा लिखता है। चलिए दूसरा वर्ड, अनएम्बिगुअस, कंप्लीटली क्लियर मीन्स अनएम्बिगुअस, मतलब कोई उहापोह नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उस समय आप यूज करेंगे वर्ड अनएम्बिगुअस। ये एडजेक्टिव है, इसको एडजेक्टिव तरह यूज कीजिए। जब भी वर्ड हम देते हैं तो उस समय मैं ये मेंशन करता हूँ, ये नॉन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए, उसको उस ढंग से यूज कीजिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मेरा पहला एग्जाम्पल है, Our way of making understand the meaning of word is unambiguous or not. Our way of making understand the meaning of word is unambiguous or not. ये क्वेश्चन समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो ये शो हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, ये जो वर्ड आपको मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मुझे उम्मीद है कि पूरा समझ में आया होगा या आता होगा, क्योंकि हम लोग का तरीका, तौर तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि
एंड यूजर मीन्स जो नहीं कुछ जानता वो भी अगर सुने तो उसको समझ में आ जाए। हम लोग का पहले दिन से ये कोशिश है कि हम लोग जो एग्जाम्पल दे, जो अपने सराउंडिंग्स में है, जो हम लोग कर रहे हैं वही एग्जाम्पल पुट करें, जो कि आप आसानी से उसको समझ सकते हैं और आप अप्लाई भी कर सकते हैं। Second example, for attaining the goal, your plan should be unambiguous and clear. For attaining the goal, your plan should be unambiguous and clear. मतलब ये है कि अगर लक्ष्य को पाना है तो आपको वेरी क्लियर, बहुत ज़्यादा क्लियर अपना लक्ष्य प्लान होना चाहिए। अगर प्लान क्लियर नहीं है तो 100% गोल पाने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप शुरू से ही एकदम क्लियर रहिए, अनएम्बिगुअस रहिए, क्लियर रहिए। कोई भी गोल पाने के लिए अपना प्लान जो है पूरा क्लियर आना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। इससे पहले हम लोग दोस्तों क्लियर यूज करते थे, लेकिन आज से ये वर्ड भी आप यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस क्या पढ़ेंगे? अनएम्बिगुअस। मैं आपको बताया था कि नीचे का लकीर है जिसका मतलब इस पे जोर कम रहेगा, जिसके ऊपर में है बी के पहले देखिए लकीर जो है बी से पहले, तो इसका मतलब बी पे जोड़ देंगे, अनएम्बिगुअस। बरोबर। तीसरा एग्जांपल है द इंटेंशन ऑफ दिस गवर्नमेंट इज अनएम्बिगुअस। मैंने द इंटेंशन ऑफ दिस गवर्नमेंट इज अनएम्बिगुअस, मैंने ये सरकार का इरादा शुरू से ही पूरा क्लियर है कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। यदि आपका पूरा प्लान, पूरा इरादा यदि क्लियर है तो कोई भी गोल आप आसानी से पा सकते हैं। मतलब ये कहने का है कि अगर आप अनएम्बिगुअस रहेंगे, अनएम्बिगुअसली कुछ करेंगे तो 100% यू कैन अचीव द टारगेट्स। देयरफॉर यू हैव टू क्लियर योर माइंड एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू, तो प्लीज अनएम्बिगुअसली यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉलो, 100% यू कैन गेट अ रिजल्ट। हम लोग का तीसरा वर्ड है वेट इन द विंग्स। दिस इज इडियम्स, लोकोक्ति जिसको बोलते हैं। वेट इन द विंग्स मीन्स वेटिंग फॉर दियर टर्म, मतलब अपने बारी का इंतजार करना। क्या वर्ड है? वेट इन द विंग्स, वेटिंग फॉर दियर टर्म, मैंने अपने बारी का इंतजार करना है। जैसे ये हम लोग बहुत ही यूज करते हैं हिंदी में, वैसे इंग्लिश में भी इसका होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये पहला एग्जाम्पल, इन बीजेपी मेनी लीडर्स आर वेटिंग इन द विंग्स फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप पोस्ट। मैंने बीजेपी में ही प्राइम मिनिस्टरशिप पोस्ट के लिए बहुत सारा आदमी इंतजार में है। मैंने बहुत सारा कैंडिडेट है जो वेट इन द विंग्स, इसको हम यूज कर सकते हैं। नेचुरली वैसे भी है कि एक ही आदमी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता है, क्योंकि हर आदमी का अपना समय होता है। तो नेक्स्ट आदमी नेचुरली कतार में रहता है, इंतजार करता है, अपने बारी का इंतजार करता है। और पार्टी भी वही अच्छा होता है जिसमें बहुत सारा लीडर लाइन में कतार में लगा हो उस पोस्ट के लिए, यानी इसका अर्थ है कि वो देश के लिए भी अच्छा है, उस पार्टी के लिए भी अच्छा होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है द इंडियन टीम हैज मेनी टैलेंटेड प्लेयर्स वेटिंग इन द विंग्स। और इंडिया नेचुरली है कि यहाँ पे पॉपुलेशन भी अच्छा खासा है, और पॉपुलेशन अच्छा है तो उसमें नेचुरली है कि आदमी सो कॉल बहुत अच्छे टैलेंटेड भी बहुत हैं जो अपना मेहनत कर रहा है टीम में आने के लिए। तो इसलिए देखिए द इंडियन टीम हैज़ मेनी टैलेंटेड प्लेयर्स वेटिंग इन द विंग्स, मतलब बहुत सारा प्लेयर ऐसा है जो मतलब बड़े प्लेयर हटेंगे कि उनका स्थान वहाँ पे आ जाएगा। जैसे ईशान किशन को देखिए, अच्छा कर रहा है। जैसे देखिए तीसरा एग्जाम्पल, ओल्डर लीडर्स आर रिप्लेस्ड बाय यंग लीडर्स वेटिंग इन द विंग्स। मैंने पुराने नेता जो थोड़ा बुजुर्ग नेता हो गए, एज ओल्ड हो गए, उनको रिप्लेस करने के लिए यंग लीडर्स तैयार हैं। तो ये हो गया कि उनके द्वारा उनको रिप्लेस किया जाता है। आइए होना भी चाहिए, जो कि डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा है और किसी नेशन के लिए भी अच्छा है। दोस्त मैं यही कहूंगा कि ये वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, प्लीज आज से इस वर्ड को यूज करना शुरू कीजिए, वेट इन द विंग्स, वेट इन द विंग्स। फोर्थ वर्ड है थ्रो योर हैट इन द रिंग, थ्रो योर हैट इन द रिंग। ये भी इडियम्स है। टेक पार्ट इन कंपटीशन और इलेक्शन, मतलब आप कंपटीशन में जब भाग लेते हैं या इलेक्शन में भाग लेते हैं, मतलब आप उम्मीदवारी अपना घोषित करते हैं, तो उसको बोलते हैं थ्रो योर हैट इन द रिंग, थ्रो योर हैट इन द रिंग। दिस इज इडियम्स। अभी आप सुने होंगे मीडिया के थ्रू भी, पेपर के थ्रू भी, न्यूज़पेपर के थ्रू भी आपको सुनने में आया होगा। जैसे मैं एग्जांपल भी उसी पे दिया हूं। पहला एग्जांपल, वंस अगेन ट्रम्प थ्रोज हिज हैट इन द रिंग फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मैंने एक बार फिर से ट्रम्प प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपना दावेदारी पेश कर रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ, यदि इसको हम यूज करेंगे तो वंस अगेन ट्रम्प थ्रोज हिज हैट इन द रिंग फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। दूसरा एग्जांपल है, इट इज सेड दैट नीतीश कुमार विल थ्रो हिज हैट इन द रिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। It is said that नीतीश कुमार will throw his hat in the ring for the post of prime minister। आपको भी पता होगा बीजेपी से वो अपना गठबंधन तोड़ लिए, क्योंकि उनका होप, उनका आशा कुछ बड़ा करने का है।
मतलब नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो भी अपना प्राइम मिनिस्टर के लिए अपना उम्मीदवारी घोषित कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए, इसमें सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस को आप डिलिनिएट कर सकते हैं। लेकिन चलिए, इसके लिए हम लोग का एक क्लासेज है जिसका नाम है डायना इंग्लिश, और वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट करते हैं। और जब आप इसका पार्ट बनते हैं तो पूरा ग्रामर टिप ऑफ द टंग होता है। आज तक जो कहीं भी आप पढ़े होंगे, ये तो नोटबुक में होगा या तो बुक में होगा, लेकिन हम लोग का ये कहना है कि जो कुछ भी करेंगे पूरा टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए, तभी आप फ्लुएंट स्पीकर हो सकते हैं। वैसे भी अगर आपको ग्रामर टिप ऑफ द टंग नहीं होगा, अगर आपको लिखने में नहीं आएगा, बोलने में नहीं आएगा, तो उस ग्रामर का क्या मतलब? लोग बोलते हैं कि कंपटीशन का ग्रामर अलग है, बोलने का ग्रामर अलग है। नहीं भाई, ग्रामर सब एक है, खंड खंड में मत बांटिए, ग्रामर सब एक है। अगर आपको बोलना आ जाएगा, अगर वो ग्रामर आपको अच्छे ढंग से आता है तो बोलने में भी आएगा और लिखने में भी आएगा। लेकिन तीसरा एग्जांपल है, तेजस्वी यादव इज लाइकली टू थ्रो हिज हैट इन द रिंग फॉर चीफ मिनिस्टरशिप। और आपको भी पता होगा, तेजस्वी यादव जी जो है लालू यादव के सुपुत्र हैं और अभी डिप्टी सीएम भी है, तो उनका ये दावेदारी चीफ मिनिस्टरशिप के लिए वो कर सकते हैं। तो इसलिए है कि तेजस्वी यादव इज लाइकली टू थ्रो हिज हैट इन द रिंग फॉर चीफ मिनिस्टरशिप। अब पांचवा वर्ड देखिए, हैम स्ट्रिंग। देखिए, एच से पहले लकीर है, एच के ऊपर देखिए लकीर है ना, इसका मतलब है कि एच पे आपको जोर देना होगा। हैम स्ट्रिंग मीन्स टू मेक इनइफेक्टिव। ये वर्ब है, टू मेक इनइफेक्टिव, मतलब कोई प्रभाव नहीं, और अभी इतना प्रभाव को कम कर देना है। और जब ये नाउन होता है तो उसका मतलब होता है एनी ऑफ 5 टेंडेंस ऑफ द बैक ऑफ नीज। मतलब वो जो नी है, घुटना के पीछे का भाग को हम बोलते हैं हैमस्ट्रिंग को 5 है, ये बायोलॉजी का टर्म है, एनी ऑफ 5 टेंडेंस। मैंने टेंडेंस उसको हम बोलते हैं जहाँ पे मसल और बोन का जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग टेंडन बोलते हैं, जिसका बायोलॉजी का टर्म है। तो इसको इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा डिलिनिएट नहीं किया, उसको ज्यादा मैं उस पर फोकस नहीं किया, केवल इंग्लिश के टर्म में मैं बोला एनी ऑफ 5 टेंडेंस एट द बैक ऑफ नी जो होता है उसी को हम बोलते हैं। लेकिन ज्यादातर वर्ब के रूप में यूज होता है। इसका मतलब होता है टू मेक इनइफेक्टिव, मतलब प्रभाव खत्म कर देना, किसी चीज का प्रभाव को खत्म कर देना, और ये ज्यादातर पैसिव में यूज होता है। जैसे देखिए पहला एग्जांपल, इफ अपोजिशन इज इन मेजोरिटी देन इट हैमस्ट्रिंग्स मेनी बिल। यस, ये कहावत है, ये सच्चाई भी है। यदि अपोजिशन के पास मेजोरिटी आ जाए तो कोई भी बिल, जैसे राज्यसभा में खास करके, क्योंकि लोकसभा में तो हो नहीं सकता है तो गवर्नमेंट में रहेगा, लेकिन जहां तक ये राज्यसभा की बात है, यदि उसमें यदि मेजोरिटी में यदि आ जाए अपोजिशन तो कितना बिल उसमें लटक जाएगा, माने उसको पास नहीं होने देंगे। अभी हाल फिलहाल में आपको देखने को मिला होगा जो बहुत सारे बिल को नहीं पास होने देता था। तो इसलिए इसका एग्जाम्पल है, इफ अपोजिशन इज इन मेजोरिटी देन इट हैमस्ट्रिंग्स मेनी बिल। मेरा कंटेक्स्ट इसमें राज्यसभा से रिलेटेड है। दूसरा एग्जांपल है, मिस्टर सुनाक कैंडिडेचर वाज हैमस्ट्रंग बाय हिज पार्टी इटसेल्फ। आप सुनाक के बारे में पता होगा, 1 बार 2 बार 3 बार नाम उनका आया था, लेकिन तीनों बार उनको, क्योंकि पर्सन ऑफ कलर वो नहीं थे, मतलब उसको आगे वो वर्ड में आगे बताऊंगा। लेकिन ये देखिए, सुनाक जो हैं, ये तीसरी बार उनका ये होता है, लेकिन इस बार फाइनली वो रेस में आ गए और प्राइम मिनिस्टर बन गए। मीन्स हम लोग का कहना ये है कि कुछ भी वजह हुआ हो, मिस्टर सुनाक को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, जबकि उनमें पोटेंशियल शुरू से ही था। जबकि वहाँ के लोग उनको फेवर करता है, बहुत लोग फेवर करते हैं, लेकिन ये पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि ये सुनाक आगे बढ़े। मैंने बाहरी आदमी है, ये आउटसाइडर है, इस सब के बारे में कुछ और ये गोरा नहीं है, उनको मैंने हैमस्ट्रिंग कर दिया जाता था, उनको रोक दिया जाता था, उनको इनइफेक्टिव उनका दावेदारी को कम कर दिया जाता था। जैसे तीसरा एग्जांपल है, ट्रम्प कैंडिडेचर विल बी हैमस्ट्रंग बाय हिज पार्टी ओनली। जैसे कि ट्रम्प कैंडिडेचर विल बी हैमस्ट्रंग बाय हिज पार्टी ओनली। जैसे सोचो से आपको पता चलता होगा कि आजकल ये न्यूज में ज्यादा चलता है कि ये ट्रम्प तो दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन का पार्टी उनको बैकअप नहीं करेगा, उनको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि बेसिकली ये पॉलिटिकल आदमी है नहीं, ये तो बिजनेसमैन है, लेकिन का बोलने का ये बेबाक अंदाज है, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन पार्टी जो पॉलिटिकल आदमी होता है वो डिप्लोमेटिकली वो बोलता है, लेकिन ट्रम्प ऐसे आदमी है जो कहीं पे भी कुछ भी बोल देते हैं, जो पार्टी का भी नुकसान हो जाता है। इसलिए पार्टी का आदमी नहीं चाहता है कि ट्रम्प फिर प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़े हों, लेकिन ट्रम्प है जो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए लेकिन फिर वो बोले दावेदारी ऑलरेडी पेश कर चुके हैं। देखिए पिछले मैं जो एक वर्ड था उसमें मैं इसको मेंशन किया था, इसको यदि आगे बढ़ाते हुए मैं ये बोला कि ट्रम्प कैंडिडेचर विल बी हैमस्ट्रंग बाय हिज पार्टी ओनली। जैसे छठा एग्जांपल देखिए, छठा वर्ड
JETTISION, ज्यादातर आदमी इसको क्या पढ़ता है, जेटिसन, लेकिन जेटसन ये वर्ब है। क्या बोलेंगे इसको? जटसन। जेटसन मीन्स टू गेट रीड ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना। टू गेट रीड ऑफ समथिंग या समवन, किसी चीज से या कई लोग या बेकार या कई लोगों से छुटकारा पाना। मैंने मान लीजिए कोई आपको जरूरत नहीं है, आपको एडवाइस भी देता है, उसका जरूरत नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए, उससे दूर हो जाइए। उसको जब यूज करेंगे ऐसे समय पे जेटसन बोलेंगे। जैसे कोई चीज आपको कोई दे रहा है लेकिन उसका जरूरत नहीं है, उससे यदि आप दूर होंगे तो वहां जो यूज करेंगे उसको जेटसन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हिज प्लान ऑफ ट्रैवलिंग वाज जेटसन इन आई ऑफ विंटर। बहुत लोग विंटर में, सर्दी में बाहर नहीं जाना चाहता है, बरोबर, और जाना भी नहीं चाहिए, मतलब बचना चाहिए। लेकिन जरूरी काम है तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर वैसे ही ट्रैवलिंग करेंगे तो नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे देखिए, हिज प्लान ऑफ ट्रैवलिंग वाज जेटसन्ड इन द आई ऑफ विंटर, मतलब सर्दी को ध्यान में रख के, विंटर को ध्यान में रख के वो अपना प्लान त्याग दिया, छोड़ दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अंडर द ड्यूरेस ऑफ टीचर आई हैव टू जेटसन द हैबिट ऑफ कमिंग लेट। देखिए फिर से थोड़ा सेंटेंस बनाने का फ्रेमिंग अलग अंदाज है। अंडर द ड्यूरेस मीन्स होता है दबाव में, अंडर द ड्यूरेस मीन्स दबाव में, टीचर के दबाव में। आई हैव टू जेटसन द हैबिट ऑफ कमिंग लेट, मतलब बहुत आदमी का क्या होता है, लेट आने का आदत रहता है। लेकिन टीचर, वो जो टीचर है वो बहुत टाइट है, जैसे मेरे जैसे लोग वहाँ पे लेट आता है तो नहीं चलता है, लेट मतलब समय पे आपको आना पड़ेगा। तो मतलब अंडर द ड्यूरेस मीन्स टीचर के दबाव में वो जो खराब आदत था, लेट आने का जो आदत था, उससे वो छोड़ना पड़ा उसको। उससे आपको गेट रिड ऑफ, मतलब वो हैबिट से आपको दूर होना पड़ेगा, दूर होना पड़ा, ये बोलना चाह रहा है इस सेंटेंस में। अंडर द ड्यूरेस ऑफ टीचर आई हैव टू जेटसन द हैबिट ऑफ कमिंग लेट। तीसरा एग्जांपल, इट इज फास्टैग व्हिच जेटसन द लॉन्ग क्यू। इट इज फास्टैग व्हिच जेटसन द लॉन्ग क्यू। इसका अर्थ समझे आप, क्योंकि कुछ दिन पहले ही, मुझे लगता है 1 ईयर बैक, ये नितिन गडकरी जी एक फास्टैग लाए थे, जो क्योंकि ट्रैफिक पे, जो खास करके टोल पे इतना ज्यादा भीड़ हो जाता था, केवल आपको टोल देने के लिए ही बहुत 2-2 घंटा वहां इंतजार करना पड़ता था, तो वेस्टेज ऑफ टाइम होता था। उसको कंसिडर करते हुए उन्होंने फास्टैग लाया, और फास्टैग लाते ही जो भीड़ जो था गायब हो गया, क्योंकि वो ऑटोमेटिक कट हो जाता है यदि रिचार्ज होता है तो ये बहुत ही मैंने पाथ ब्रेकिंग प्रोसेस बोल सकते हैं उनको, जो कि जो लंबा जाम आप देखते होंगे सब खत्म हो गया। इसलिए इसको मैं यूज किया, ये परफेक्ट मुझे लगा। इट इज फास्टैग व्हिच जेटसन द लॉन्ग क्यू। वैसे भी नितिन गडकरी जी काम करने के लिए फेमस हैं, और काम विश्व ईमानदार आदमी हैं, और काम पे ज्यादा उनका जोर रहता है, और आप भी ये जानते होंगे। यस, 7 वर्ड है, ऑन एंड ऑफ या ऑफ एंड ऑन, मतलब इधर ऑन को इस साइड में रखिए और ऑफ को आगे रखिए, या ऑन एंड ऑफ या ऑफ एंड ऑन, दोनों सिमिलर है। मतलब ये हैपेंस ऑकेजनली, कभी कभी होता है, रुक रुक के होता है, मतलब समय आने पर होता है, उसको बोलते हैं ऑन एंड ऑफ या ऑफ एंड ऑन, मीन्स हैपेंस ऑकेजनली। दिस इज एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। और एग्जाम्पल से आप इसको समझिए। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ऑन एंड ऑफ राम वर्क्स एज डिलीवरी पर्सन, मतलब मौका आने पर राम, मौका जब आता है तो राम को डिलीवरी पर्सन के, मतलब डिलीवरी बॉय का भी काम कर लेता है, क्योंकि पैसा का जरूरत है, तो सोचता है चलो ये काम कर लेते हैं, मतलब ये डेली नहीं कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि राम का प्रोफेशन वो नहीं है, लेकिन कभी कभी यदि जरूरत पड़ता है तो वो काम करता है। ऑन एंड ऑफ राम वर्क्स एट डिलीवरी पर्सन। दूसरा है, आई वर्क देयर ऑन एंड ऑफ, आई वर्क देयर ऑफ एंड ऑन, या आई वर्क देयर ऑन एंड ऑफ, कुछ भी बोल सकते हैं। आई वर्क देयर ऑफ एंड ऑन या आई वर्क देयर ऑन एंड ऑफ, मतलब मैं वहाँ पे काम कभी मैंने मौका आने पर मैं करता हूँ, जब जरूरत पड़ता है मैं काम करता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल है, ऑन एंड ऑफ वी फेस लिटिल बिट डिफिकल्टी। ऑन एंड ऑफ वी फेस लिटिल बिट डिफिकल्टी, मतलब कभी कभार मुझे डिफिकल्टी का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ता है या करता हूँ, बरोबर। 8वां एग्जाम्पल, 8वां वर्ड है, पर्सन ऑफ कलर नॉट नेटिव। मैं इससे पिछले वाले ऋषि सुनाक के बारे में मैं बताया था, पर्सन ऑफ कलर नॉट नेटिव मीन्स ऋषि सुनाक इंडियन ओरिजिन है, और वहाँ पे अपना जाके बस गए हैं, तो इसलिए पर्सन ऑफ कलर के आधार पे उनको प्राइम मिनिस्टरशिप पे नहीं के लिए उम्मीदवारी घोषित नहीं कर रहा था। लोग
इससे पहले एक वर्ड मैं दिया था, उसी में इसको मेंशन किया था इस सिचुएशन के बारे में। तो यही मैं बताना चाह रहा था, ड्यू टू द ग्राउंड ऑफ द पर्सन ऑफ कलर, ड्यू टू ऑफ बीइंग ऑफ द पर्सन ऑफ कलर, उनको नियुक्त नहीं किया जाता था, उनको किसी तरह टाल मटोल किया जाता था, आगे बढ़ा दिया जाता, किस कारण से उनको जेटिसन कर दिया जाता था। जैसे इसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ऋषि सुनाक, फिर से वही एग्जाम्पल, ऋषि सुनाक हु इज पर्सन ऑफ कलर अपॉइंटेड एज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। फाइनली वो दिन आ गया जब ऋषि सुनाक जी को आदमी उसके आधार पर नहीं रोक पाया, वही जो बाहरी आदमी ऋषि सुनाक जी जो कि इंडियन ओरिजिन है, उनको प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पर अपॉइंट किया गया। दूसरा एग्जांपल, Recent American election was dominated by person of color. Recent American election was dominated by person of color. अभी recent election जो हुआ था, अभी कौंसिलर का जो इलेक्शन हुआ था अभी हाल फिलहाल में, इस बार खास करके उसमें जो है पर्सन ऑफ कलर, जो बाहरी आदमी जो है, उनका ज्यादा दबदबा है। जो नॉट नेटिव नहीं है, जो वहाँ नेटिव का अमेरिकन के नहीं है, जो कहीं कहीं अलग अलग कंट्री से वहां आकर के बसे हैं, तो उनका दबदबा काफी इस इलेक्शन में रहा है। इसलिए उसके आधार पर मैं ये एग्जाम्पल दिया, रिसेंट अमेरिकन इलेक्शन वाज डोमिनेटेड बाय पर्सन ऑफ कलर। थर्ड एग्जाम्पल है, स्टूडेंट ऑफ कलर गॉट रिवार्ड ऑन एंड ऑफ इन अमेरिका। स्टूडेंट ऑफ कलर गॉट रिवार्ड ऑन एंड ऑफ इन अमेरिका। इसका अर्थ ये हुआ कि जो स्टूडेंट जो कि वहाँ का नहीं है, नेटिव माने वहाँ अमेरिकन नहीं है, लेकिन वो दूसरे देश से आकर के वहाँ है, वो स्टूडेंट है, उनको भी रिवार्ड अमेरिका में अक्सर यहाँ बीच बीच में दिया जाता है। देखिए, इसको आप इस ढंग से आप खोल सकते हैं पर्सन ऑफ कलर को, केवल इसमें ही आप नहीं रहिए कि पर्सन ऑफ कलर, इसको वुमेन ऑफ कलर भी बोल सकते हैं, स्टूडेंट ऑफ कलर भी बोल सकते हैं। तो मैंने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वुमेन के बारे में बात करें तो वुमेन ऑफ कलर, जैसे स्टूडेंट के बारे में बात हुआ तो स्टूडेंट ऑफ कलर, जब पर्सन के बारे में बात हुआ तो पर्सन ऑफ कलर। तो मैंने इसको इस ढंग से हम यूज करेंगे, तब आपको ये लगेगा कि इसका मैंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसको यूज कीजिए। तो आप, मुझे आशा है कि आप ये समझ गए होंगे, ईच एंड एवरी वर्ड से आप वाकिफ हो गए होंगे। तो अभी जो मैं सिचुएशन पहले क्रिएट किया गया था, फिर से हम उस सिचुएशन पे आते हैं। मेरे दोस्त, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वॉच कीजिए। और अगर आपके आसपास जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट रखते हो, उनको बताइए कि डैन इंग्लिश का जो ये वर्ड गिमिक है बहुत अच्छा है और आपको एग्जाम में भी काम देगा। और ये फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि कंपटीशन ग्रामर और ये बोलने का ग्रामर ये सब अलग नहीं है, खंड खंड में मत बांटिए। और इंग्लिश, हम लोग का एक स्लोगन है, इंग्लिश को खंड खंड में मत बांटो, इंग्लिश एक है, बोलने का इंग्लिश, लिखने का इंग्लिश, सब एक है। यदि इंग्लिश आता है तो बोलने में भी आएगा, लिखने में भी आएगा, करप्शन में यदि क्वेश्चन आता है वो भी बनेगा। तो फिर से हम सिचुएशन पे आ जाते हैं। अभी देखिए सिचुएशन, फ्रॉम द आउटसेट unambiguously Rishi Sunak was waiting in the wings for throwing his hats in the rings of prime ministership, but his candidature was hamstrung and jettisoned on and off his party itself of being person of color. But opportunity arose only in the wake of calamitous failure of least trust government. मुझे आशा है कि आप सब समझ गए होंगे और इस पे प्रैक्टिस कीजिए, सिचुएशन बनाइए और ऐसे ही आप करते रहिए। Certainly guarantee within future itself you can find a tremendous change in you.